श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका मासिक कार्यक्रम परिचर्चा में। हर महीने के दूसरे गुरुवार को ये कार्यक्रम लेकर आकाशवाणी पटना पर हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं और इस क्रम में आज का यह ताजा अंक लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हैं। श्रोताओं, आज के इस अंक का विषय है राजकाज की भाषा में हिंदी। भारत की स्वतंत्रता के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी की खड़ी बोली ही भारत की राजभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर 1953 से पूरे भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रभाषा किसी भी देश की पहचान है, उसका गौरव है और आज राजकाज की भाषा में हिंदी इस विषय पर चर्चा करने हेतु हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सेवानिवृत्त राजभाषा अधिकारी, हिंदी अधिकारी श्री चितरंजन लाल भारती जी और साथ में सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी मधुरेश कांत सरन जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियोज में। धन्यवाद। धन्यवाद जी। चितरंजन जी, आपने अपने सेवा काल का अधिकांश समय या यूं कहें कि संपूर्ण समय भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में बिताया है जी, जहां हिंदी का प्रचार प्रसार कम है जी। तो राजकाज की भाषा हिंदी अपनाने पे वहां पर क्या दिक्कतें आई और कैसे काम किया आपने? पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंदी की समस्या इसलिए नहीं है कि वहाँ पर सैकड़ों साल से लोग आते जाते रहे हिंदी भाषी क्षेत्रों से, इसीलिए वहाँ एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का विकास तो हुआ ही है। और इसके अलावा जो वहाँ की जो स्थानीय भाषाएं हैं वो सभी भारतीय भाषाओं से मिलती जुलती हैं, तो उनको शब्दों का भाषाओं का उतना समस्या तो है नहीं, तो वो लोग आराम से बोलते हैं और समझते भी हैं। ठीक है कि उसमें उनका स्थानीय जो भाषाएं हैं उसका छौंक भी आ जाता है, बावजूद इसके वो हिंदी का उपयोग करते हैं, थोड़ा ही सही करते हैं जरूर। अब वहाँ पर हमने महसूस किया कि वहाँ के लोग बोलते हैं, समझते भी हैं, लेकिन लिखने और पढ़ने में विशेष कठिनाई है। और जैसा कि आप जानते हैं सरकारी काम जो है वो लिखने और पढ़ने का ही है और इसके लिए एक विशेष परिश्रम करना की आवश्यकता होती है, जो कि आमतौर पर सामान्य जनता तो आप समझ ही रहे हैं को उतना मेहनत नहीं कर पाती। इसके लिए हम लोग बाकायदे कार्यशाला का प्रबंधन करते थे हर 3 महीने पर। फिर से हम लोग का एक प्राज्ञ प्रवीण वगैरह का एक कोर्स होता था, पहले साल भर का था, अभी वो शायद 6 महीने 9 महीने का हो गया है। तो ये सब का भी हम लोग आयोजन करते थे कि जो हमारे जो कार्मिक जो कर्मचारी हैं संस्थान के वो सीख लें, क्योंकि इसलिए जरूरी था कि वो कहीं अगर बाहर गए तो उनको ये सब चीज को समझने में, देखने में, पढ़ने में समस्या ना हो, कठिनाई ना हो। हाँ, तो इसलिए हम लोग अपने संस्थान के लोगों को उसको बाकायदे प्रशिक्षण देते थे। कभी कभी हम लोग को बाहर से भी बुलाया जाता था तो हम लोग बाहर भी जाते थे। जी, तो ये तो हिंदी भाषी या वैसे राज्य हैं जिन्होंने हिंदी को पूरी तरह अभी नहीं अपनाया है, लेकिन वैसे राज्यों ने जिन्होंने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया है, जिसे हम हिंदी पट्टी के राज्य कह सकते हैं, वहां भी अब मधुरेश जी से जानना चाहेंगे कि जो केंद्र सरकार के उपक्रम होते हैं या राज्य सरकार के वैसे उपक्रम होते हैं जहां वित्तीय लेन देन का कार्य होता है, ऐसे कार्यालयों में सामान्यतः हिंदी में कार्य नहीं होता या ना के बराबर होता है, बावजूद इसके कि सरकार का जो राजभाषा अधिनियम है वह एक निश्चित प्रतिशत का कार्य हिंदी में करने के लिए प्रेरित करता है। तो मधुरेश जी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी हैं, तो इस पर अपनी राय दें। देखिए, सरकारी उपक्रम हो या बैंकिंग क्षेत्र हो, कहीं भी राजभाषा जो है सिर्फ अनुवाद के लिए रह गया है। लोग की मानसिकता जो है अभी भी बदली नहीं है। हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने कहा था कि हमको अंग्रेजों से डर नहीं है, हमें डर है भारतीय अंग्रेजों से। और भारतीय अंग्रेज पैदा करने वाले हमारे सब लोगों ने नाम सुना होगा मैकाले का। लॉर्ड मैकाले जो था वो शिक्षा नीति भारत के ऊपर लागू किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम लोग उसका फल भुगत रहे हैं या उसके फसल हम लोग काट रहे हैं। मैकाले ने 2 महत्वपूर्ण काम किया था हम लोग की सभ्यता, हम लोग की संस्कृति को नष्ट करने के लिए। पहला तो उसने हम लोग को कमा का, जो कभी हम लोग विश्व गुरु हुआ करते थे, उसने कहा कि यूरोपीय देश के किसी भी पुस्तकालय के एक अलमीरा में जितनी ज्ञान भरी हुई है, भारत के सभी जानकारियों को अगर इकट्ठा कर दिया है तभी भारत कम है।
जो भारत कभी विश्व गुरु हुआ करता था उसको कम आंकने का उसने कोशिश किया। दूसरे उसने कोशिश किया कि हम लोग का जो सांस्कृतिक विरासत है उसको नष्ट करने का, हम लोग की जो शिक्षा नीति है उसको बर्बाद करने का। और उसने शर्त लगाया था कि विद्वान हमारे यहाँ वही कहलाएंगे जो अन्य भाषा के साथ अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखते हैं। नतीजा क्या हुआ कि हमारे यहाँ अंग्रेजी नस्ल के भारतीय पैदा हुए, जिनके परिवार में आज भी वह पाश्चात्य संस्कृति देखने को मिलता है। तो वैसे लोगों का वर्चस्व खास करके वैसे कार्यालयों में, वैसे बैंकिंग क्षेत्रों में रहा है, और जिनके चलते हिंदी वहां पनपा नहीं, फला फूला नहीं। और ये सिर्फ हमारे राजभाषा, हमारे बैंक में भी राजभाषा विभाग था जिसका काम था सिर्फ अनुवाद करने का काम। तो इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि हिंदी की कितनी प्रगति हुई। और हम लोग दो भाग में बंट गए, एक हिंदी भाषी क्षेत्र, एक गैर हिंदी भाषी क्षेत्र। जी, जहां हिंदी भाषी क्षेत्र है उसमें कुछ हिंदी में काम भी होते हैं, कार्यालय में कुछ काम हिंदी में होते हैं, लेकिन जो गैर भाषी हिंदी राज्य हैं वहां तो हमको लगता है कि उसका प्रतिशत बहुत कम है। तो जहां भी हिंदी और अंग्रेजी एक समांतर व्यवस्था बन जाती है तो वहां प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जो अंग्रेजी का जब प्रयोग लोग करते हैं, चाहे लिखने में, पढ़ने में या बोलने में, तो उनको एक तरीके से आदर, मान, सम्मान या उनके प्रति एक सम्मान का भाव स्वतः आ जाता है। ऐसी एक सामान्य अवधारणा है और ऐसा हो रहा है। वास्तविकता यही है जैसा कि मधुरेश जी ने बताया। तो जो हमारी बोलचाल की भाषा हिंदी है, चलिए राजकाज की भाषा में तो हिंदी का जो वास्तविक हाल है वो आपने बताया, लेकिन जो बोलचाल की भाषा हिंदी है जिसका सीधा संबंध हमारी संस्कृति से है, उसमें भी अंग्रेजी शब्दों का समावेश पिछले कुछ सालों में, या मैं पिछले कुछ सालों कह रहा हूं तो समझिए पिछले कुछ दशकों में जी कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप, बताएं चित्रंजन जी। दरअसल एक भारत सरकार का ही ये नियम है, एक मानक वैज्ञानिक शब्दावली आयोग है, उन्होंने इस निर्णय को लिया कि जो शब्द बहुत प्रचलन में आ गए हैं अंग्रेजी के शब्द, उनको ज्यों का त्यों हिंदी में रख लिया जाए और बस वो नागरी लिपि में लिखी होनी चाहिए। और आप मानक वैज्ञानिक शब्दावली उठा के देखेंगे तो उसमें बहुत सारे शब्द हैं और मैं उनके इस विचार से सहमत भी हूँ कि जो शब्द प्रचलन में आ जाते हैं उसको ज्यों का त्यों रख लेने से आदमी को समस्या नहीं होती, क्योंकि वो उसका अभ्यस्त हो जाता है। जी, तो जो शब्द प्रचलित हो गए, अगर राजकाज की बात करें तो नोटशीट, क्लिप, हाँ, ये ऐसे कुछ शब्द हैं जो प्रचलन में आ गए, लेकिन जिन शब्दों के लिए हमारे पास हिंदी में बहुत ही अच्छा शब्द है या एकदम उचित शब्द है, उन शब्दों का अगर एक लोकोक्ति है, या यूं कहें कि एक दो पंक्तियां मैं आपको बताता हूं कि सत्य अगर दुर्बल हुआ तो कौन उस पर कान देगा। ठीक है, सत्य अगर दुर्बल हुआ तो कौन उस पर कान देगा, शक्तिशाली की गलत बात भी जग मान लेगा। तो अगर अंग्रेजी का शब्द गलत है और शक्तिशाली बन रहा है और उसे शक्तिशाली हम आप मिलकर के ही बना रहे हैं लगातार प्रयोग से, तो धीरे धीरे जो उचित शब्द है हिंदी का वो तो खत्म हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे लग रहा है कि हम हिंदी भाषी क्षेत्र में हैं, यहाँ पर बाकायदे हिंदी में के जो शब्द हैं बहुत प्रचलित है। यहाँ लोग सचिवालय बोलते हैं, कोई सेक्रेटेरिएट नहीं बोलता, कोई कोई से सुनते हैं जी। हाँ, अब ऐसे भी लोग हैं कि विश्वविद्यालय बोलते हैं, यूनिवर्सिटी बहुत लोग नहीं बोलते, हालांकि ऐसे भी लोग हैं। तो हम देख रहे हैं कि अनुपात जो है हिंदी शब्दों के व्यवहार करने का, दरअसल हम बताएं आपको, जो नए शब्द है ना उनके बोलने में लोगों को दिक्कत होती है क्योंकि वो प्रयोग में नहीं है। जब प्रयोग में लाएंगे ना तो उनको आसानी लगने लगेगी, आते 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 वो आसान लगने लगता है। मुख्य बात है प्रयोग करने की। हिंदी भाषी क्षेत्र में लोग प्रयोग नहीं करते, इसलिए उनको समस्या आती है। हिंदी भाषी क्षेत्र में लोग प्रयोग करते हैं, उनको कोई समस्या नहीं है। रिक्शा वाला भी जानता है कि विश्वविद्यालय कहाँ है, सचिवालय कहाँ है, हाँ, विधानसभा कहाँ है। कोई तो ये नहीं बोलता कि हमको लेजिस्लेटिव असेंबली लेके चलो जी। तो इस तरह की कुछ शब्दों का संयोजन है। शब्द जो है ना, हम जितना बोलेंगे उतना ही वो सुविधाजनक होगा, वो सरल होगा। मुख्य बात है उसके प्रयोग की। इसके अलावा आप देखिए वैज्ञानिक शब्दावली आयोग में वो एक शब्द का 2-3 विकल्प है, तो अंग्रेजी भी है और हिंदी भी है। उसका जो अंग्रेजी में रखे हुए हैं ऑफिस, जैसे एक शब्द है ऑफिस, तो ऑफिस तो लिखा हुआ है बाकायदे नागरी में, उसके कॉमा करके कार्यालय भी है।
तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं का। जी माफ कीजिए, आपको रुकना पड़ रहा है। तो लेकिन जो शब्द हम ज्यादा प्रचलन में लाएंगे, और प्रचलन में लाने का जिम्मा मेरा आपका है, यानी हम सभी लोगों का है। जी हाँ। तो जिन शब्दों को, जैसे ऑफिस और कार्यालय को अगर ले, तो अगर हम ऑफिस का प्रयोग अपने राजकाज की भाषा में और बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग करते रहे, तो आपको नहीं लगता, मदुरै जी आपसे जानेंगे कि आपको नहीं लगता कि एक समय ऐसा आएगा जब ये ऑफिस शब्द ही हावी हो जाएगा और कार्यालय का जो शब्द है हो सकता है कि किताबों से भी हट जाए? आप क्या कहेंगे? मैं तो यही मानता हूँ। पहले मैकाले 1835 में आया, उसने हम लोग की शिक्षा नीति को बर्बाद किया। आज हमारे यहाँ जिनको हम बोलते हैं भारतीय अंग्रेज, ये सब देन उन्हीं का है। हम तो यही मान के चलते हैं। आज अगर हम अपने घर में अपने बच्चों को शिक्षा हिंदी में दें, उनकी अच्छी अच्छी बातें हिंदी का समझा में बताएं, हम ये नहीं करें कि अंग्रेजी भाषा छोड़ देना चाहिए, अंग्रेजी भाषा भी आप सीखें, लेकिन जिस तरह हम मातृभाषा के रूप में अपने को हम लोग, जैसे भोजपुरी कहते हैं, हम लोग घर में भोजपुरी बात करते हैं, मगही कहें लोग मगही में बात करते हैं, मैथिली कहें लोग मैथिली में घर में बात करता है, उसी तरह अगर हम लोग घर में हिंदी को भी प्रयोग में लाएं, अपने अच्छे अच्छे शब्दों से बच्चों को परिचित कराएं, तो वो क्यों जाएंगे ऑफिस कहने के लिए, कहेंगे कार्यालय, वो क्यों जाएंगे कहने के लिए सेक्रेटेरिएट, कहेंगे सचिवालय। लेकिन ये नहीं, यहाँ तो चूंकि अंग्रेजियत हम लोगों के ऊपर इस तरह से हावी हो चुका है कि हम लोग के मुख से बोलते समय आप देखिएगा कि 2-4 शब्द अंग्रेजी के निकल कर चले आते हैं। यही कारण रहा है कि जिसके चलते आज हम लोग उसको प्रयोग में लाने शुरू किए हैं और उसको अपनाना शुरू कर दिए हैं। अभी मेरे मुंह से भी अडॉप्ट करने का वर्ड निकल जा रहा है, इसलिए कि आदत सी बन गई है कि बोलते बोलते 2-4 शब्द अंग्रेजी का निकल जाए। तो ये हम लोग को देखना है, हम लोग को सचेत होना है, हम लोग को ये करना है कि आगे वाले आने वाले जो हमारे नस्ल हैं उनको शुद्ध हिंदी मिले पढ़ने को, मिलावट नहीं हो। ठीक है, आप समृद्ध कीजिए ना, आप शब्दावली को समृद्ध कीजिए, इसमें कोई, लेकिन प्राथमिकता दीजिए। कहा गया कि पहले घर के मंदिर में दीपक जलाइए, फिर आप बाहर जाके मंदिर में दीपक जलाइए। पहले आप अपने घर को नहीं ठीक कीजिएगा तो आप बाहर को क्या ठीक कर पाइएगा। मैं एक कहना चाहूंगा कि भाषा जो है ना, शब्द संज्ञा से नहीं बनती, भाषा जो है वो क्रियाओं से बनती है। इसीलिए मानक शब्दावली आयोग ने संभवतः इसी आधार पर उसने कुछ शब्दों को मान्यता दी है। अब क्या है ना कि हम लोग कुछ शब्दों को जरूरत से ज्यादा ही उछाल देते हैं, तो ये समस्या तो है ही। लेकिन भारती जी, आपको ये नहीं लगता कि जब शब्दावली को समृद्ध करने की बात आएगी या आती है, या कोई ऐसा प्रश्न आ जाए, तब संभवतः जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं जिनसे मिलकर हिंदी का वो रूप बनता है जो आज हम सब प्रयोग में ला रहे हैं, यथा भोजपुरी, मैथिली, मगही, बंगाली, आसामी, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें इन सभी के शब्दों का योगदान है। तो जब शब्दावली समृद्ध हो और बने, तो क्यों ना हम वैसे शब्दों को प्राथमिकता दें जिन शब्दों का प्रयोग क्षेत्रीय भाषाओं में लगातार होता रहा है। ये शब्द तमिल से भी आ सकते हैं, ये शब्द द्रविडियन जो भाषाएं हैं उनसे जी। आपको हम बता दें कि एक अजीब मानसिकता है, क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति लोगों का एक विशेष रुझान, विशेष श्रद्धा भाव है, और वो अपने चीजों को बहुत संभाल के उपयोग भी करते हैं। अंग्रेजी वाले तो कर रहे हैं ही सुपर नेचुरल, लेकिन जो हिंदी के लोग हैं ना, उनमें एक पता नहीं क्या जो बोलते हैं हीन भावना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स स्वतः चला आता है, और इसलिए वो इतना मुखर नहीं हो पाते। हम विश्वविद्यालय वगैरह की बात नहीं कर रहे, हम सामान्य समझ की बात कर। हम बैंक में भी जाते हैं, बैंक में लिखा हुआ है कि आप हिंदी में चेक भरें, हाँ हमें प्रसन्नता होगी। कोई शायद इक्का दुक्का आदमी चेक में लिखना क्या है, नाम लिखना है और राशि लिखनी है, वो भी लिखने में लोगों को समस्या आती है। वो तो छोड़ दीजिए, हस्ताक्षर करने में समस्या आती है। हाँ, वो जब करेंगे तो साइने करेंगे, अरे तुम हस्ताक्षर एक बार करके देखो तो। हालांकि ठीक है, बैंक ने बांधा हुआ है कि आप हस्ताक्षर के बाद में बदल भी सकते हैं, नहीं तो मूल रूप से बात चल आ रही है हस्ताक्षर से। हस्ताक्षर से आप आरंभ करें, ऑटोमेटिकली वो सब चला आएगा, स्वतः वो सब चला आएगा जी। और हम नहीं समझते कि भाषा में अगर कुछ शब्द भर्ती के चले आए हैं तो कोई दिक्कत है उसमें। मैं एक इसमें छोटी सी घटना जो मेरे जीवन में घटी मैं बताना चाहता हूँ। मैं अपने बेटे को लेकर गया था एक स्कूल में, विद्यालय में नामांकन के लिए। तो वहाँ टीचर ने पूछा व्हाट इज दिस, उसने हाथी का तस्वीर दिखला के पूछा व्हाट इज दिस। मेरे बेटे ने जवाब दिया हाथी, हाथी माने एलिफेंट। दूसरा उसने पूछा व्हाट इज दिस, गाय को दिखला के। बेटा मेरा बोला गाय, गाय मतलब काऊ। तो कहने का मतलब है कि आप जैसी शिक्षा देंगे अपने घर में, अगर हम यही सिखलाते कि बेटा दिस इज एलिफेंट, एलिफेंट का मतलब होता है हाथी, दिस इज काऊ, काऊ का मतलब होता है गाय, तो यही आगे वो सीखता है। लेकिन घर से जो बोला भी जाता है कि प्रथम
शिक्षिका माँ होती हैं या पाठशाला घर होता है, अगर हम वहां से शुरुआत करें, अपने बच्चों को हिंदी का सही संस्कार दें, तो क्यों ये सब चीजों का झंझट में वो पड़ेगा। जी, बच्चों को जब इस बात का ज्ञान होगा कि यह मेरी भाषा है और पहले वो उस भाषा में चीजों को सुन समझ ले, सीख ले, तत्पश्चात वो अन्य भाषाएं सीखने के लिए तो मनुष्य का मस्तिष्क स्वतंत्र है। और जो आवश्यकता है आजकल की, इस बात से तो हम बिल्कुल ही परहेज नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते कि अंग्रेजी की आवश्यकता नहीं, निश्चित रूप से, क्योंकि जैसा आपने बताया कि शिक्षा पद्धति में उसे इतना महत्व दिया गया है कि उच्च शिक्षा में जाने के लिए और बहुत सारी ऐसे विज्ञान और तकनीक की जो पाठ्यक्रम है उसमें प्रवेश पाने के लिए आपको उसका ज्ञान होना अवश्यंभावी है, आवश्यक हो गया है, उससे मना नहीं कर सकते। लेकिन एक बात और है, चूंकि परिचर्चा हम राजकाज की भाषा इस विषय से कर रहे थे, तो राजकाज की भाषा से हिंदी इसलिए भी खिसक रही है क्योंकि जैसा आपने कहा कि अनुवाद का कार्य हो रहा है, तो इस अनुवाद में भी इतने कठिन शब्दों का प्रयोग अक्सर किया जाता है कि जनता उससे स्वयं विमुख हो जाती है, क्योंकि वो शब्द उसके दैनिक दिनचर्या में है ही नहीं। इस पर क्या कहेंगे भारती जी? सर, इसलिए तो ये आपको अंग्रेजी शब्दों को ज्यों कहते हो रखने का प्रचलन बनाया गया, तो इसलिए कि वो जो कठिन है और जो जिसको बोलने में आदमी को दिक्कत हो रही है, व्यवहारिक नहीं, मैंने जीभ कट जा रहा है, तो ये सब एक होता है सर भाषा विज्ञान में मुख सुख। जो चीज हमको सुख मिलता है जो वो हम उसी को बोलते हैं, तो इस ढंग से जो सरल शब्द लगता है वो बोल देते हैं। चूंकि अंग्रेजी प्रचलन में है अंग्रेजी शब्द, तो उसको उच्चारण कर देते हैं वो। जी जी, हाँ, तो ये भी एक बड़ी बात है। जो आपका जो प्रश्न है ना, इसी में उसका उत्तर है जी, कि वो जटिल है। इसका दूसरा भाग हम बताएंगे। जब तक आप प्रयोग नहीं करेंगे ना, नए शब्द प्रचलन में नहीं आ सकते, वो हमको दिक्कत करेगी ही। 2 शब्द हैं, आपको हम गिनती कर लीजिए, 79 या 89। जितने नए लड़के हैं, आप स्कूल में चले जाइए या कॉलेज में तो हम नहीं है, लेकिन स्कूल में चले जाइए, 79 या 89 उनको ना, तो उनको बताना पड़ता है 79 या 89, तो समझ जाएंगे हाँ। लेकिन 79 या 89 उनको समझ, तो उनको और टेबल पढ़े हैं, उनको गिनती आती ही नहीं है। हम लोग पहाड़ा पढ़े हैं, अंतर आ जाता है। तो उनको इसके लिए बाकायदे स्कूल में प्रशिक्षण दिया जाए कि वो बाकायदे वहाँ पहाड़ा पढ़े, गिनती पढ़े, ठीक है, वो टेबल वगैरह पढ़ते हैं। जो जैसी शिक्षा पद्धति बन गई है, हाँ, और शिक्षा का निजीकरण भी हो चुका है, तो उस हिसाब से निजी विद्यालय अथवा सरकारी विद्यालय से भी ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो हिंदी में ही सारा कुछ करे, क्योंकि अधिकांश विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के हो चुके हैं और उनकी अपनी अलग व्यवस्था होती है। लेकिन जैसा मधुरेश जी ने कहा कि अगर घर पे जो शिक्षा हम देते हैं उसमें हम पहले उनको बताएं 79, 89, 59, 65, 49, तो उनको संभवतः चीजें और बेहतर समझ में आएंगी। यहाँ एक और बात, जब अंकों की बात हुई है तो ये भी देखिए कि अब हिंदी के अंक विलुप्त से हो गए। जिस हिंदी के अंकों से हमने गणित पढ़ना शुरू किया था, वो उच्च शिक्षा तक आते आते उनका प्रयोग तो अब लोग सामान्य जोड़ घटाव में भी नहीं कर रहे। घर में जो सूची बनाते हैं उसमें भी उसका प्रयोग नहीं हो रहा। हाँ, कुछ पुराने दुकानदार हैं जिनके बही खाते आज भी हिंदी में लिखे जाते हैं, तो उन्होंने अपनी परंपरा चूंकि संभाल कर रखी है, तो वहां आपको हिंदी देखने को, पढ़ने को मिल जाएगी। लेकिन अंकों के बारे में राजभाषा स्पष्ट है, राजभाषा का अधिनियम है कि आप अंग्रेजी के अंक भी प्रयोग में ला सकते हैं। तो क्या इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि जैसे ही आपने छूट दी तो जो प्रचलित चीज है जी, वो उठकर सामने आ गई, और जो हमारी व्यवहारिक चीज थी, हिंदी के अंक थे, वो विलुप्त हो गए। मधुरेश जी, आप क्या कहेंगे? फिर वही बात दोहराएंगे हम कि हम लोग को जो शिक्षा मिला, घर में जो हम लोगों को सिखाया गया, हम उसी चीज को आगे भी बढ़ा रहे हैं। जिस बच्चे ने कहा कि हाथी, हाथी का मतलब एलिफेंट, ऐसा नहीं है कि वो जीवन के क्षेत्र में वो पिछड़ गया, वो बहुत ऊंचा हो गया और बहुत अच्छा न कर रहा है। फर्क क्या है कि आपने जो आधार तैयार किया वो आपका आधार हिंदी था। हिंदी को आधार बना करके आपने सीढ़ी चढ़ना शुरू किया, तब उसके रास्ते में जो भी परेशानियां आई, जो भी कष्ट हैं, उसको झेलता चला गया, उसको आत्मसात करता चला गया। लेकिन यहाँ तो हम लोग हिंदी का आधार बनाए नहीं रहे हैं, यहाँ तो अंग्रेजी का आधार बना के बच्चों को सीढ़ी चढ़ाना शुरू कर रहे हैं। नतीजा होता है कि वैसे बच्चे बहुत ज्यादा आगे नहीं पढ़ पाते। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, उसमें भी पढ़ते हैं, लेकिन उनका आप प्रतिशत अगर आप निकाल के देखिए तो बहुत अच्छा आपको नहीं मिलेगा। वो लोग क्या बन जाते हैं, या तो कहीं मॉडल बन गए, या कहीं पर आप देखिए कि जहां पर स्मार्ट लुक वाला जो कहा जाता है कि अच्छा कपड़ा लता पहन के कहीं आपको अपने को दिखलाना है, जैसे
मेडिकल लाइन में एमआर लोग हैं, वो लोग उस सब चीज में है, अंग्रेजी पर फराटे से बोलते हैं, तो उन लोगों का जॉब वहीं तक सीमित है, उससे भी आगे बढ़ते हैं। लेकिन जिनके अंदर है, जो आधार बना के चले हैं, वो बहुत ऊपर तक जाते हैं। तो हमारा है कि हम अपने को शिक्षित करें, अपने बच्चों को भी शिक्षित करें, लेकिन पहले मातृभाषा में उनको हम लोग मजबूत करें और तब सिखाएं कि बेटा तुम अपनी मातृभाषा सीख लिया हो तो साथ में ये भाषाओं को भी सीखो, ताकि आगे भविष्य में तुमको ये काम देगा। और ये ठीक है, हम मानते हैं, भारतीय सभा ने भी कहा तकनीकी शब्द का अभी तक जो है हिंदीकरण नहीं हुआ था। अब तो धीरे धीरे होने भी लगा। अब तो बहुत से आपको देखिएगा कि भौतिक का, रसायन का बहुत सी पुस्तकें मिलेंगी जिसको हिंदी में लिखा जाने लगा है। एक समय था जबकि इसका अंग्रेजी ही वर्जन मिलता था, हिंदी में नहीं मिलता था। तो ये सब रीजन है। अब धीरे धीरे हम लोग इसमें बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे जो संसदीय समिति जो है उसने जो संस्तुति अपनी दी, जिसको राष्ट्रपति ने अपने स्वीकृति दिया 31 मार्च 2017 से उसको लागू किया गया कि भाई हर राज्य को, हर कार्यालय को कहा गया कि आप अपने यहाँ हिंदी शब्दों को लागू कीजिए, आप अपने यहाँ हिंदी की किताबों को खरीदिए, अपने यहाँ के जो राजभाषा अधिकारी हैं उनके वेतनमान में सुधार कीजिए। ये सब अब धीरे धीरे हो रहा है और हम लोग उम्मीद करें कि आने वाले सालों में हम लोग हिंदी के क्षेत्र में और प्रगति करेंगे जी, हिंदुस्तान में रहते हुए। जी भारती जी, आप क्या कहेंगे अंकों का प्रयोग? हिंदी अंकों का प्रयोग मैं इस पर कुछ विशेष कहना चाहूंगा, थोड़ा समय ज्यादा भी लग सकता है। दरअसल जिसको हम लोग अंग्रेजी का बोलते हैं शब्द अक्षर, और मूलतः वो हिंदी के ही है। आर्यभट्ट के समय में आप लोग जानते हैं कि जो शून्य का आविष्कार हुआ, उसी समय इन सब अक्षरों का भी आविष्कार हुआ था। बीच में आपका ईसा पूर्व की सब ये बातें हैं। बीच में एक व्यवधान आया। व्यवधान क्या है कि हम लोग का लगभग 1000 साल का इतिहास नहीं मिलता। इस बीच में भारत का अरब के साथ संपर्क था, तो अरब के लोगों ने इस अंक को भारतीयों से सीखा, तो इसीलिए उसका नाम पड़ा अरेबिक डिजिटल। और अरब लोग का व्यापार चलता था यूरोप के साथ, तो अरब लोगों से उन्होंने सीखा, यूरोपियन लोगों ने, तो उन लोगों ने इसका नाम दिया अरेबिक डिजिट। बाद में अरबी लोग बोले कि हम नहीं, ये अरबी का नहीं है, ये हम इंडिया से लिए हैं, तो उन्होंने उसको लिए एक शब्द नया निकाला, इंडो अरेबिक डिजिट, ये अंक। बाद में इसके प्रचलन के बाद करीब 1000 साल का गैपिंग के बाद में ये नए सिरे से जो वर्तमान में जो हिंदी का जो अंक है वो सब प्रचलन में आए। अब आप पूरे वर्ल्ड में देखेंगे, पूरे संसार विश्व में यही जो जिसको हम अंग्रेजी का बोल रहे हैं, लेकिन इसको बोला गया है अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, मानक हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप वाले मानक अंक। इस रूप में भारत सरकार ने या संविधान ने उसको मान्यता दी। आप उसको उपयोग भी कर रहे हैं। उस समय तो नहीं, लेकिन अभी और हम लोग महसूस कर रहे हैं कि ये डिजिटल, सारा जो विश्व डिजिटल होता हुआ जा रहा है, उसमें ये अलग ढंग का अंक होगा तो व्यवहारिक कठिनाई होगी, और इसीलिए आपको ये जो अंक प्रचलन में तेजी से बढ़ गए। लेकिन संविधान ने यह भी कहा है कि आप भारतीय अंकों का उपयोग कर सकते हैं, करना चाहिए। तो लोग नहीं कर रहे हैं तो ये अपनी अपनी इच्छा पर है, लेकिन सरकार के हिसाब से ही आदमी चलता है आमतौर पर। जी, व्यवहारिक कठिनाई की आपने बात की। देखिए, व्यवहारिक कठिनाई का अगर नाम लेकर हम इसी प्रकार बढ़ते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदी भाषा में अधिकांश शब्द लैटिन के आ जाएंगे और अंक तो जिस तरीके से विलुप्त हो रहे हैं विलुप्त हो ही जाएंगे। आप ये देखें कि जो भी हमारी शब्दावली थी अंकों को गिनने की, ना केवल अंक लिखने की, तो वो तरीका भी हमारा बदल गया है। सहस्त्र कहने वाले लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। हालांकि जब दूसरे पक्षों में जब भी कुछ ऐसे मंत्रोच्चारण की बात होती है तो लोग धड़ल्ले से सहस्त्र बोलते हैं, सहस्त्र शिरखा भी बोलते हैं, और संभवतः उन्हें इसका अर्थ भी पता नहीं होता, जबकि यह पूर्णतः गणित का शब्द है 1000 के लिए। तो इस तरीके से, जिस तरीके से शब्दावली बदल रही है, सरकार मान्यता दे रही है, तो ऐसे तो धीरे धीरे हिंदी का पूरा शब्दकोश ही पलट जाएगा, और फिर संभवतः आने वाली 2-4 पीढ़ियों के बाद लोगों को पता ना चले कि वाकई डोरी और रस्सी में क्या अंतर है। अब जो उदाहरण दिए ना वो संस्कृत से संबंधित है। अब सहस्त्र बोलने में लोगों को थोड़ा दिक्कत होती है, 1000 बोलने में दिक्कत नहीं होती। कोई 1000 तो नहीं बोलता, 1000 बोलते हैं, लाख बोलते हैं लोग, करोड़ों अरबों से आगे चल के अरबों तक पहुंच रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि कोई निराशाजनक स्थिति है। अब मैंने आपको कहा ना
एक संज्ञा से भाषा नहीं बनती, भाषा बनती है क्रिया से। जी मधुरेश जी, आप तो बैंकिंग क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, वहाँ क्या स्थिति है? क्या वहाँ जो भी शब्दावली है पैसों को गिनने की, जहाँ अंकों को गिनने की बात होती है, वहाँ क्या मिलियन और बिलियन, हमारे लाख और 100 लाख से ऊपर प्रभावी हावी हो गए हैं, या वहाँ भी अभी हिंदी के जो शब्द हैं उनका प्रयोग हो रहा है? नहीं, असल में हमारे यहाँ दोनों चीज का प्रयोग होता है। हम उसको हिंदी में भी लिखते हैं और अंग्रेजी में भी लिखते हैं, समझा गया था। और ऐसे आप देखेंगे कि जो चेक पर हम लोग लिखते हैं उसमें 1000 लाख यही लिखा जाता है, वहां मिलियन या बिलियन ये सब नहीं लिखा जाता है। तो हिंदी को अभी भी बैंक में भी अब धीरे धीरे कह ना रहे कि बैंक में भी अब धीरे धीरे इस तरह का संस्कार आ रहा है कि लोग अब हिंदी को अपनाना शुरू किए हैं। जी पहले एक समय था है ना कि जो अंग्रेजी ज्यादा अच्छा बोलते थे, जो फराटे से बोलते थे, उनका चुनाव जो है सो बैंक में, जैसे एमआर का हमने बोला वैसे बैंक में भी होती थी। देख करके अरे लड़का बहुत स्मार्ट है, बहुत अंग्रेजी फराटे से बोलता है, इंटरव्यू में खास करके उन लोगों का चुनाव होता था। आज जो हिंदी भाषी थे या हिंदी बोलते थे उनका ये होता। यहाँ तक कि आप देखिए कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इस समय भी जो बच्चे हिंदी से, पहले हिंदी का कहाँ ही था, आज तो हिंदी विषय लेकर के भी आप परीक्षा दे सकते हैं, पहले वो भी नहीं था। तो अब धीरे धीरे सुधार, ये देखिए इच्छा शक्ति पर है। आप अगर परिवार के मुखिया हैं, आप में इच्छा शक्ति है कि हम घर में इस चीज को लागू करें, तो आप लागू कर सकते हैं, कितना व्यवधान आएगा। लेकिन अगर आप में इच्छा शक्ति नहीं है तो आप उस चीज को अपने घर में लागू नहीं कर सकते। वही चीज यहाँ हिंदी के साथ है। एक वोट के लिए राष्ट्रभाषा बनते बनते हम लोग का ये रह गया हिंदी, है ना। ये दुर्भाग्य है कि नहीं है? आज हिंदुस्तान में हिंदी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये हम लोग का दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में रहते हुए, हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हुए हम लोग हिंदी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। राजकाज की भाषा में हिंदी का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये हम लोग को डूब मरने वाली बात है। ये हमारे लिए, हम जितने भी हम लोग हैं, खास करके हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग, अगर हम लोग भी अगर इस प्रण ले लें इस बात का कि नहीं हम लोग हिंदी को आगे बढ़ावेंगे, ठीक है, हम ये नहीं कर रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा कोई और भी भाषा खराब है या उसको हम लोग को नहीं अपनाना चाहिए, हम अपनाएं, लेकिन उसको दूसरे भाषा के साथ अपने हिंदी प्राथमिकता अपने हिंदी को पहचान दें, उसके बाद उस भाषा को प्राथमिकता दें। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। बैंक में खास करके अब देख रहे हैं हम धीरे धीरे, क्योंकि हम तो रिटायर हो गए, लेकिन उसके बाद भी जब जानते हैं तो अब देखते हैं कि अब धीरे धीरे हिंदी में वहां पर काम भी होना शुरू हो गया है। अब बोलता है लोग कि हिंदी में चेक भरिए, ड्राफ्ट सब बनाना तो हिंदी में भर करके आप दीजिए, उसको अब लोग स्वीकार करना शुरू कर दें। पहले एक समय था जब नहीं स्वीकारा जाता था, तो धीरे धीरे बैंक में भी ये आ रहा है। जी, तो इच्छा शक्ति की बात आपने की, मनोबल की बात की। यह बात तो जरूर है कि अगर इच्छा शक्ति से कोई कार्य किया जाए तो उसे, उस कार्य को पूरा होने में कोई रोक टोक नहीं है। और यहाँ तो सरकार, संविधान, राजभाषा अधिनियम सब हमारे साथ है कि आप खुलकर हिंदी का प्रयोग करें। और जैसी हिंदी, अच्छा हिंदी के साथ ये विशेषता भी है कि जैसे ये बोली जाती है वैसे लिखी भी जाती है। हाँ, इसलिए इसके प्रयोग में उतनी कठिनाई नहीं है। जी भारती जी कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि लिखने और बोलने की समानता तो है ही। सबसे बड़ी इसमें खूबी क्या है कि इसके जो शब्द संपदा है ना, वो सब संस्कृत से निकले हुए हैं। तो इसीलिए आपको दूसरे जो हिंदीतर भाषी जो क्षेत्र हैं वहाँ के लोग भी शब्दों को पकड़ लेते हैं और फिर बाद में वो घुमा फिरा के वो बात को समझ लेते हैं कि हाँ क्या कहा जा रहा है। देखिए भाषा क्या है, संप्रेषण है भावों का। भावों को आप किस प्रकार से संप्रेषण करते हैं ये महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आपको हिंदी इस मामले में ज़्यादा सहायक हो रही है। जी जी, निश्चित तौर पे। जी, तो परिचर्चा हम कर रहे थे राजभाषा में हिंदी, लेकिन और समय हो चला है तो अब आपसे हम विदा लेते हैं। आशा है कि आप भी अपने मनोबल से, अपनी इच्छा शक्ति से हिंदी को बढ़ावा देंगे, हिंदी शब्दों का यथासंभव प्रयोग करेंगे, यथोचित प्रयोग करेंगे। और हमेशा याद रखें, हिंदी लिखने से ही आएगी, इसके प्रयोग में हिचकिचाए नहीं। इसी के साथ अब विदा दीजिए अपने दोस्त अंशुमान झा को, और हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं मधुरेश कांत सरन जी का और चितरंजन लाल भारती जी का कि उन्होंने अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कीमती समय निकाला, हमारे स्टूडियो आए और इस परिचर्चा में भाग लिया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।